हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है इस बेहतरीन से लेक्चर में। मैं हिमांशु अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका इस लेक्चर में, जिसमें आज अपन क्लास 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है समुच्चय सेट्स। समुच्चय इंग्लिश में सेट्स कहते हैं। आज ये अपन जो चैप्टर है शुरू करने जा रहे हैं। रही बात बुक्स की, कौन सी बुक फॉलो करनी है, तो बुक है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है। अगर अभी मार्केट में नहीं आई है तो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज अपन जो समुच्चय है उसके बारे में पहले चैप्टर फ्लो पढ़ेंगे कि चैप्टर में क्या है। उसके बाद बेसिक चीजें पढ़ेंगे कि समुच्चय क्या होता है, उसे निरूपण कैसे करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में उसके सारे क्वेश्चन कर लेंगे। मतलब इसकी 1.1 है जो 2 क्लास में अपन कंप्लीट कर लेंगे पूरी। तो आइए पहले चैप्टर फ्लो देख लेते हैं। चैप्टर फ्लो में इसमें टोटल 5 प्रश्नावलियां है। 1.1 में है समुच्चय और उसका निरूपण, और आज अपन इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। समुच्चय मतलब समुच्चय क्या होता है, उसको निरूपित कैसे करते हैं। उसके बाद आता है समुच्चयों के प्रकार 1.2 प्रश्नावली में, और 1.3 में आता है उप समुच्चय, घात समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। ये भी समुच्चयों के प्रकार ही है। ये मतलब दोनों प्रश्नावली मिलती जुलती है। इसमें भी समुच्चय के प्रकार है, इसमें भी अपन समुच्चयों के प्रकार ही पढ़ेंगे। चौथा आता है वेन आरेख 1.4, समुच्चयों पर संक्रियाएं और समुच्चयों का पूरक 1.5 है। वेन आरेख, वेन आरेख इसमें अपन आरेख बनाते हैं, डायग्राम सीखते हैं, वो मैं बताऊंगा आगे। और ये चीज सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये देख लो, क्योंकि ये चीज आएगी अपने क्लास 11 एंड 12 दोनों के प्रायिकता वाले चैप्टर में। जो प्रायिकता वाला चैप्टर है वो 11th में भी है, 12th में भी। और वेन आरेख 11th और 12th की प्रायिकता के दोनों चैप्टर में काम आएगा, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक है समुच्चयों पर संक्रिया, यानी समुच्चय पे जोड़, भाग, गुणा, ये सब लगाना। समुच्चयों का पूरक, ये दोनों टॉपिक भी मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ये दोनों कनेक्टेड है। समुच्चय और उसका निरूपण ये है। बस यही चैप्टर है। चलिए शुरू करते हैं। इजी है। शुरू में लग रहा है किसी को कि भाई कठिन है, कैसे होगा, आप 1-2 क्लास लेते जाओ, आपको पता चल जाएगा। कुछ ही नहीं है इसमें। मैथ तो सबसे इजी है, बल्कि स्कोरिंग है। ये देख लो सब्जेक्ट। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, समुच्चय जो सेट्स है, जो फादर ऑफ सेट्स वो कौन है। जो फादर ऑफ सेट्स है वो है जॉर्ज कैंटोर। जॉर्ज जॉर्ज कैंटोर, ये जर्मन के रहने वाले हैं, और इन्हें फादर ऑफ सेट्स कहा जाता है। मतलब इन्होंने ही जो समुच्चय है सेट्स है उसको प्रतिपादित किया था, इन खोजा था। और ये समुच्चय टॉपिक ऐसा है जिसे आप आगे कॉलेज पीएचडी तक पढ़ोगे। ये देख लो, मतलब इसमें खूब सारी वो है, परिभाषाएं है, आगे थ्योरम है, खूब सारी चीजें हैं। पीएचडी तक पढ़ सकते हो आप। ये चीजें पढ़ोगे, मैथ ले रहे हो तो पढ़ोगे पढ़ोगे। तो चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में बेसिकली क्या है, अपन समुच्चय पढ़ रहे हैं। तो समुच्चय होता क्या है अपन ये देखते हैं पहले। समुच्चय जिसे इंग्लिश में सेट्स कहते हैं। समुच्चय समुच्चय बेसिकली वस्तुओं वस्तुओं या संख्याओं, किसी का भी हो सकता है वो, वस्तुओं या संख्याओं का सुपरिभाषित सुपरिभाषित संग्रह है। अब देखो एक एक बार समझाऊंगा मैं। वस्तु या संख्याओं का संग्रह, सुपरिभाषित संग्रह। अब संग्रह तो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने ये मार्कर ले लिया, पेन ले लिया, ये 3 पेन और ले लिए, तो ये एक ग्रुप हो गया, एक समूह हो गया, संग्रह हो गया। एक पेन और जोड़ लिया, ये भी संग्रह हो गया। तो संग्रह एक्चुअली है क्या, ये संग्रह नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह। मतलब सभी के लिए समान हो। मेरे लिए जो संग्रह है आपके लिए भी वही संग्रह हो, किसी और के लिए भी वही संग्रह हो, किसी दूसरी कंट्री में देखे अपन, किसी से पूछे वो उसके लिए भी वही संग्रह हो। मैं अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा क्या होता है। मतलब
मैन तो क्या है, सुपरिभाषित संग्रह। इसका मतलब होता है संग्रह जो व्यक्तियों के अनुसार ना बदले। संग्रह जो व्यक्तियों के अनुसार न बदले। जो अगर जो एक रिजल्ट आता है, जो कोई संग्रह बनता है, वो मेरे लिए भी वही हो, सबके लिए भी समान हो। ऐसे नहीं कि मैं कुछ और बता रहा हूँ, आप कुछ और बता रहे हो। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे देखो, मैंने पहला एग्जाम्पल लिया, संख्या 10 से कम विषम प्राकृत संख्या। अब देखो क्या बोल रहा हूं मैं, संख्या 10 से कम, 10 से कम यानी 1 से 9 तक, विषम यानी 1 3 5 7, प्राकृत संख्या यानी 1 3 5, जीरो या उससे छोटी माइनस में जाएगी नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 3 5 7 9, यही आएगा। अब मैंने ये लिखा है, यही आएगा। आपके हिसाब से भी यही आएगा। किसी दूसरी कंट्री में जाके पूछूं, यही आंसर आएगा। किसी और बंदे से पूछूं, यही आंसर आएगा। मतलब ये बदल नहीं रहा, ये सबके सब संग्रह जो व्यक्तियों के अनुसार न बदले, यानी सबके लिए समान रहे, उसे सुपरिभाषित संग्रह कहते हैं और उसे ही समुच्चय कहते हैं। तो ये समुच्चय होगा। समझ में आया। अब जैसे मैं देखो दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मैं लेता हूं आप सबसे प्यारे 5 अभिनेता। अभिनेता को इंग्लिश में एक्टर कहते हैं। तो 5 सबसे प्यारे अभिनेता कौन से हैं। अब मेरे लिए मान लो सलमान खान है, शाहरुख खान, कोई भी हो सकता है। देखो आपके हिसाब से कोई और एक्टर हो सकता है, कोई दूसरी कंट्री वाला, उनके वहां पर यहाँ का कोई जानता ही नहीं हो, फिर किसी दूसरी कंट्री में अपन पूछे तो उनके लिए अलग हो सकता है, आपके लिए अलग हो सकता है। आपको क्या पता शाहरुख खान अच्छा नहीं लगता हो, मेरे को अच्छा लगता हो, किसी और को पूछे उसको अच्छा नहीं लगता हो, सबके लिए अलग अलग हो सकता है ना। तो इसमें एक जैसा संग्रह किसी आएगा ही नहीं। देखो तो ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, यानी कि ये समुच्चय नहीं है। संग्रह होगा, फिर मैं बना दूंगा 5 लोगों, मेरे को जो पसंद है मैं बना दूंगा, वो संग्रह बन जाएगा। वो सुपरिभाषित संग्रह नहीं होगा। लेकिन अपने को सुपरिभाषित संग्रह की डेफिनेशन ही है कि जो व्यक्तियों के अनुसार ना बदले, यानी समान रहे। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि मैं बुक्स में लेता हूँ एग्जांपल, अपने एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। देखो खूब सारे एग्जाम्पल, आप उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन में ही खूब सारे एग्जांपल दे रखे हैं। जैसे खूब सारे दे रखे हैं। देखो भारत के, अब देखना, भारत के 5 खतरनाक जानवर। अब बताओ क्या ये समुच्चय है। नहीं, ये दिख रहा है 5 खतरनाक जानवर। क्या पता मेरे को चूहे से डर लगता हो, मेरे लिए वो खतरनाक हो, आपको शेर से लगता हो, शेर आपके लिए खतरनाक हो, किसी को छिपकली से डर लगता हो, किसी को कुत्ते से डर लगता हो, किसी को बिल्ली से डर लगता हो। सबके लिए अलग अलग आंसर आएगा। तो ये भी समुच्चय नहीं है, यानी कि यही सुपरिभाषित संग्रह नहीं है ये भी। चलो एक और लेते हैं। अपन ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, ये हल है, ये हल है। अब बताओ, मतलब ये अपने को समीकरण दे रखी है, इसके हल निकालने, हल निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0, एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 9, यानी एक्स के 2 मान आए, एक तो +3 और एक -3। अब किसी से भी पूछ लो, आप भी पूछोगे, मैं भी, आंसर यही आने वाला है। तो इसका क्या बना, एक तो आंसर आया 3 और एक -3, तो 2 ही आंसर रहने वाले, 3 और -3, इसके अलावा और कोई आएगा, कहीं भी पूछ लो चाहे, आंसर बदलने वाला नहीं है। इसका मतलब ये समुच्चय है, इसका आंसर नहीं बदलेगा। चलो ऐसे ही एक और करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन अपनी बुक का ही है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम। जे
अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों के नाम। अब देखो, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों के नाम। जे अक्षर से कौन कौन सा होता है? एक तो जनवरी होता है, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून होता है, जुलाई होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कोई नहीं होता, बल्कि 3 होते हैं केवल। कौन कौन से? एक तो जनवरी, एक जून, एक जुलाई। 3 ही होते हैं। और कोई सा होता है जैसे शुरू होने वाला? तो मैं बता रहा हूँ ये 3 है, आप भी 3 ही बताओगे। और किसी से पूछेंगे तो भी 3 ही पता चलेगी। तो इसका मतलब ये सुपरिभाषित संग्रह है। सुपरिभाषित है तो समुच्चय है, इसका मतलब ये भी समुच्चय है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि समुच्चय क्या है, किस तरह से अपन उसको पहचानते हैं कि समुच्चय कौन सा समुच्चय है, किसी सुपरिभाषित समुच्चय है, कौन सा नहीं। बिल्कुल बेसिक से चैप्टर। और ये मान लो ये चैप्टर ऐसा है 11 12 दोनों में, अगर हर जगह थोड़ा 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 हर जगह काम आता ही रहेगा। प्रायिकता वाले चैप्टर में तो सबसे ज्यादा काम आएगा। उसमें तो यही समुच्चय, यही सब बनाना है। ये देखो, अब चलो इसके बाद अपन देखते हैं समुच्चय का निरूपण, यानी इसको लिखते कैसे हैं। समुच्चय का निरूपण। देखो, समुच्चय का जो निरूपण है अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो रोस्टर रूप, रोस्टर रूप, या फिर इसे सारणीबद्ध रूप भी कहते हैं, या फिर सारणीबद्ध रूप, यानी जो सारणी में लिखो। अभी समझाऊंगा कैसे लिखते हैं, बस लिखते जाओ आप। दूसरा होता है, एक होता है रोस्टर रूप और एक समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप। तो देखो, रोस्टर रूप में अपन कुछ ही नहीं करते। जो समुच्चय है उसको, मान लो कोई समुच्चय ए है, अपन ने उसको, जो भी समुच्चय होता है उसको अपन हमेशा कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, इक्वल। फिर समुच्चय को स्टार्ट करने का, समुच्चय को जो स्टार्ट करते हैं अपन ब्रैकेट के अंदर जो संग्रह करते हैं, एक संग्रह ब्रैकेट में लगा के करेंगे। ब्रैकेट जो होता है वो होता है मंजिला ब्रैकेट। मंजिला ब्रैकेट में अपन उनको डिनोट करते हैं। और जो अवयव होते हैं इनके अंदर जो संग्रह हो गया, अभी जैसे अपन ने पढ़ा था 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, तो 1 3 5 7 9 आ गई, उनको बस कोमा लगा लगा के लिख दो, 1 3 5 7 9। ये बन गया आपका रोस्टर रूप। कुछ नहीं करना, एक नाम दिया, जो नाम है समुच्चय का कैपिटल लेटर में, मंजिला ब्रैकेट के अंदर बनाना है, और जो अवयव है उनको कोमा लगा लगा के लिख देना है, बस। अभी जैसे एक अपन ने सोल्व किया था, वो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, उसके हल आए थे अपने 2 3 और -3। तो जैसे उसको बी नाम दे दिया, तो 3 कॉमा -3, ये ब्रैकेट बन मंजिला ब्रैकेट। सिंपल है, एकदम इजी है। रोस्टर रूप तो सबसे इजी है, इसमें समुच्चय निर्माण रूप में फिर भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बल्कि रोस्टर रूप सबसे इजी है। जैसे ही अपन और ले लेते हैं, तीन नाम ले लिया, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। आप, मेरे हिसाब से भी 5 है, E-I-O-U, आपके हिसाब से भी 5 है, सबके हिसाब से 5 है। तो समुच्चय है, सुपरिभाषित है, तो उसे हम लिख सकते हैं मंजिला ब्रैकेट ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, ये ब्रैकेट बन, ये लो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए अब समुच्चय निर्माण रूप में बढ़ते हैं। समुच्चय निर्माण रूप में क्या है? देखो, स्टार्टिंग तो भाई इसी ब्रैकेट से ही होगी। अब देखो, मैं इसी के ही आगे इसी को ही डिनोट कर रहा हूँ, मतलब इसी को ही बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं। ए इज इक्वल टू मंजिला ब्रैकेट। अब देखो, मैंने क्या किया, जो जितने भी ये वैल्यू है ना, अवयव, जितने भी अवयव है 1 3 5 7 9, इनको x मान लिया मैंने।
ये 3 - 3 इनको x मान लिया, ए ई आई ओ यू इन सबको x मान लिया मैंने, माना ये सब अवयव x है, सबको x बोल दिया हमने। अब ये भी बताना पड़ेगा क्या है, तो x फिर अपन लगाएंगे 2 डॉट, इसको बोलते हैं सच दैट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ये 2 डॉट का मतलब क्या होता है, सच दैट, मतलब इस प्रकार है, नहीं यानी जो ये अवयव है x इस प्रकार है कि, यानी सच दैट, हिंदी में बोलते हैं इस प्रकार है, इस प्रकार है, ठीक है। तो x यानी जो अवयव x है वो इस प्रकार है कि संख्या 10 से छोटे विषम प्राकृत संख्या है, यानी या फिर इन्हें ऐसे लिख सकते हैं अपन, x सच दैट x 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है। ये ब्रैकेट बंद, ये ब्रैकेट बंद, बस मतलब उसको हिंदी में लिख दिया। मैथमेटिक्स भी लिखते हैं पर मैथमेटिकल प्रूफ में वो थोड़ा एडवांस लेवल हो गया, वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी ये देख रहने दो। अब जैसे इसके लिख दिया तो इसको अपन बी मंझला ब्रैकेट, ये अवयव है, इनको अपन ने मान लिया x, जो x है वो इस प्रकार है क्या कि इसका समीकरण था अपने पास x² - 9 = 0, इसके हल है ये सीधा पता। अब देखो इसमें ये इजी रहता है, ये इसको देख के अपन बता सकते हैं कि क्या हल है इसके, इसमें अपने को निकालना पड़ता है। अब जैसे ये है 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, अब अपने को निकालना पड़ेगा 1 3 5 7 9 निकालना पड़ेगा, इसमें इसको भी सोल्व करके निकालना पड़ेगा। इसमें ऊपर ऊपर ही दिख जाता है कि कौन सा सॉल्यूशन क्या है, कौन से अवयव है इसके अंदर। जैसे इसके देखें तो वही सी ब्रैकेट एक्स सच दैट, जो x है इस प्रकार है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, तो x इस प्रकार है कि अंग्रेजी x, पहले तो x कॉमा अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला के स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। आया समझ में? समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप, दोनों आया समझ में? कितना मतलब ये कुछ ही नहीं करना, ब्रैकेट दोनों में सेम लगेगा, मंझला ब्रैकेट लगेगा, इसके अंदर जो अवयव है उनको कोमा लगा के लिखा जाता है, इसके अंदर जितने अवयव है उन सबको मान लेते हैं अपन x, फिर सच दैट का चिन्ह लगाते हैं, सच दैट यानी इस प्रकार है, जो अवयव है वो इस प्रकार है कि x 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है, या फिर x क्या है, इसका हल है, इसके हल ये आ ही जाएंगे, x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। आया समझ में? मतलब उसको ये तो आ गया अपना पूरा आंसर डिटेल टाइप में, उसको अपने को निकालना पड़ेगा, उसमें देख के नहीं बता सकते अपन कौन सा है। जैसे अंग्रेजी एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, अब स्वर ये तो बता दिया, लेकिन ए ई आई ओ यू होते हैं वो नहीं आया इसमें, वो अपने को निकालना पड़ेगा, इसमें सामने दिख जाता है। तो चलिए अब आगे इसके आगे बात करते हैं अपन। इसके बाद में आपको कुछ पॉइंट बता देता हूँ, इसमें 2 पॉइंट है ध्यान रखने लायक, और नोट्स जो है साथ साथ बनाते जाना, क्योंकि चीजें माइंड जो होता है अपना वो भूलने वाला जल्दी होता है। देखो तो रिवाइज जितना करोगे, नोट जितने बनाओगे उतना ही ज्यादा माइंड में दिमाग में रहेगा, है ना, भूलते जाओगे। तो एक नोट पॉइंट, 2 नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट वो लिख लो। पहला नोट पॉइंट क्या, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब जैसे अभी अपन ने एक समुच्चय बनाया 1 3 5 7 9, ये है समुच्चय, तो इसमें रिपीटेशन नहीं है। अगर अपन कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर वैल्यू 1 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 3 2 3 बार आ रहा है, तो अपने को इस समुच्चय में एक बार ही लिखना है, अवयव को दोहराया नहीं जा सकता, दोहराया नहीं जा सकता मतलब यानी कि एक से अधिक बार, एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता,
नहीं लिखा जा सकता। ये लो। कहना क्या चाह रहा हूं, मतलब जैसे कोई अपने पास वो है 1 1 2 3 4 5 6 ये है। अब इसको अपने को समुच्चय बनाना है, तो इसका समुच्चय क्या बनेगा अपने पास? इसका समुच्चय बनेगा अपने पास 1 2 3 4 5 बस, ये ब्रैकेट बन। यानी 1 2 बार है तो अपने को लिखना एक बार ही है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। 4 2 बार है तो लिखना एक बार ही है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। रिपीट नहीं कर सकते किसी भी अवयव को। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं अपन। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? क्रम महत्व नहीं रखता इसमें। जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है? अवयव का क्रम, जो क्रम है अवयव का क्रम महत्व नहीं होता। अब देखो कैसे, अभी अपने पास जैसे ये था 1 3 5 7 9, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 5 7 3 9 1, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा लगा के लिखते जाओ, क्रम की कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कैसे भी हो सकता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। आई होप ये दोनों पॉइंट समझ में आए होंगे। इजी है, बस इतना ही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है विशेष। अब इसके बाद एक और जरूरी चीज मैं बता देता हूं आपको, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है ये देखो। बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है ये? मतलब बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू में मतलब अब जैसे हिंदी की अगर अपन करें तो अवयव है, अवयव है या फिर सदस्य है या फिर समुच्चय में है। मैं भी समझाऊंगा क्या होता है ये। समुच्चय में है, यानी समुच्चय मत लिखो, खाली में ही लिखो, कुछ भी हो सकता है ना मतलब। यानी में है, इसमें नहीं आएगा, डज नॉट आ गया ना, तो अवयव नहीं है, अवयव नहीं है या सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है या में नहीं है, में नहीं है। अब देखो इसका मतलब क्या है। अपने पास अभी वही उदाहरण ले लेते हैं अपन। एक समुच्चय था 1 3 5 7 9, तो अवयव है, बिलोंग्स टू का चिन्ह भी होते हैं इनके दो। बिलोंग्स टू का चिन्ह होता है ये, मतलब जो अपना ई होता है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट घुमा दो, ये थोड़ा सॉफ्ट बना दो, ये बन गया बिलोंग्स टू का चिन्ह। ये बिलोंग्स टू का चिन्ह, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू का चिन्ह होता है, ये वही ई बना दो और उसके ऊपर तिरछी लाइन खेल दो, वो डज नॉट बिलोंग्स टू का है। ये बिलोंग्स टू और ये डज नॉट बिलोंग्स। तो लिखते कैसे? बिलोंग्स टू यानी वन, जो वन है बिलोंग है ए समुच्चय में, 3 है वो बिलोंग है ए समुच्चय में, 5 है बिलोंग है ए समुच्चय में, 7 है बिलोंग है, बिलोंग्स टू मतलब बिलोंग करता है, यानी उसका सदस्य है या उसका अवयव है। 1 इसका अवयव है, तो है 1 है इसका, तो अपन बिलोंग्स टू का चिन्ह लगाएंगे। 3 है तो लगाएंगे। 5 सदस्य है या अवयव है या ए समुच्चय में है, समझ रहे हो ना, जोड़ के बता रहा हूं। 7 है, अब जैसे 2, अब बताओ क्या आएगा यहाँ पर? बिलोंग्स टू आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा, क्योंकि 2 तो है ही नहीं ना इसमें, तो अवयव नहीं है। 2 अवयव नहीं है ए समुच्चय का, सदस्य नहीं है ए समुच्चय का, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। 4 नहीं है भाई, ये भी नहीं है। 6 ये भी नहीं है। जैसे कोई -2 ये भी नहीं है। भाई डज नॉट बिलोंग्स टू तो अनंत हो सकते हैं, खूब हो सकते हैं, अपन -2 0 5 कुछ भी ले लो, 5 तो है वैसे, बल्कि बिलोंग्स टू के कितने हैं? 9। और ये दो चिन्ह तो ऐसे हैं, ये मान लो आज आपने पढ़ लिया, आता ही रहेगा हमेशा, और मतलब जब तक पीएचडी करोगे आप तब तक मैथमेटिक्स से समुच्चय में ये चीज आती रहेगी। आई होप ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का मतलब आपको समझ में आ गया होगा और कैसे इनका यूज करते हैं।
कौन से चिन्ह होते हैं? ध्यान से देख लो और उतार लो सब। इसके बाद अपन बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट सेट्स हैं, समुच्चय है सेट जो मतलब स्टैंडर्ड है, पहले से बने बनाए हैं। मैं उनके बारे में और बता देता हूँ। कुछ सम इंपोर्टेंट स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सेट्स। तो इसमें सबसे पहला आता है अपना एन, यानी प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। इसको कैसे डिनोट करते हैं? एन से ही डिनोट करते हैं। ये तभी बता रहा हूँ क्योंकि इनको एन से ही डिनोट करते हैं। कहीं आपको जैसे एन लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाओ आप प्राकृत संख्या है। डब्ल्यू दिखा हुआ आ जाओ तो समझ जाओ आप क्या है। जेड दिखा हुआ जाए तो समझ जाओ क्या है। इनके बारे में बताऊंगा अभी। जो एन है वो है प्राकृत संख्या। और इन्हें कैसे लिखते हैं अपन? वही मंझला ब्रैकेट, ये शुरू होती है 1 2 3 कॉमा लगा के, और ये अनंत तक जाती है 4 5 6 अनंत तक। ये ब्रैकेट में जो प्राकृत संख्या अनंत तक होती है, ये 1 से शुरू होती है। ये डब्ल्यू का मतलब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब आपको कहीं पर ये डब्ल्यू वर्ड दिखा हुआ दिख जाए तो आप समझ जाओ ये पूर्ण संख्या की बात कर रहा है। इसके अंदर क्या होता है? केवल जीरो और जुड़ जाता है, 0 1 2 3 और अनंत तक, इनफिनाइट। ये है जेड है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इसमें माइनस वाली जो वर्ड, माइनस वाली जो संख्या है वो और जुड़ जाती है। जैसे यहाँ से -3 -2 -1 0 1 2 3 और अनंत तक। या इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 और अनंत तक। यानी जीरो तो है ही, और इसमें प्लस माइनस आ गया, +-2 लिखने का तरीका है वो, देखो समुच्चय में अपन कैसे भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आती है अपने परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको अपन दिखाते हैं क्यू से। और क्योंकि देखो परिमेय संख्या तो अपन लिख नहीं सकते, खूब सारी होती है, अनंत होती है, डिनोट भी नहीं कर सकते। तो मैं समुच्चय निर्माण रूप में लिख के बताता हूँ आपको। समुच्चय निर्माण रूप में लिख के दिखाता हूँ। समुच्चय निर्माण में क्या है? परिमेय संख्या है। अवयव मैंने आपको बताया था, जितनी भी अवयव होते हैं उसमें उन सबको अपन क्या मान लेते हैं? एक्स। तो यहाँ पर भी जितनी भी परिमेय संख्या है उनको मैं मान लेता हूँ एक्स। फिर सच दैट, फिर अब बताना पड़ेगा एक्स क्या है। अपन परिमेय संख्या पी बड़ी क्यू के रूप में लिखते हैं, तो एक्स बराबर पी अपॉन क्यू। अब देखो सिचुएशन भी, जो कंडीशन होती है वो भी बतानी पड़ेगी परिमेय संख्या की। क्या होती है कि भाई क्यू एक तो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, प्लस जो पी है वो बिलोंग्स करेगा किस में से? पूर्ण संख्या में से, होल नंबर में से। और जो क्यू है वो भी बिलोंग्स करेगा होल नंबर में से। ये ब्रैकेट बंद। सॉरी एक मिनट, होल नंबर नहीं, पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक संख्या। सॉरी सॉरी सॉरी, माइनस की भी आ सकती है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने गलती से लिख दिया जेड। पी बिलोंग्स टू जेड और क्यू बिलोंग्स टू जेड। यानी कि देखो परिमेय संख्या क्या है? एक्स। एक्स इस प्रकार है कि एक्स बराबर पी अपॉन क्यू के रूप में अपन लिख सकते हैं, जहां पर क्यू जीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू जेड से बिलोंग करने चाहिए। मतलब अपन ने बता भी दिया क्या है, और उसके ऊपर जो कंडीशन थी वो भी बता दी। ये परिमेय संख्या होगी। इसके बाद आती है आर। आर तो सब जानते हैं वास्तविक संख्या होती है। इनको तो क्या डिनोट करें? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या एकदम अनंत होती है। एक होती है अपरिमेय संख्या, वो 1.5 प्रश्नावली में काम आएगी, तो मैं तभी बता दूंगा वो। तो ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट सेट्स जो मेरे को बताने थे। चलिए आज की इतनी ही क्लास रखते हैं। क्लास जिसने पूरी देख ली है फिर से दोबारा रिवाइज कर लेना एक बार, छोटी छोटी चीजें हैं।
कल अपन इसके प्रकार पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चन भी शायद कंप्लीट कर लेंगे कल। और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।